अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई नैब कवानीन में तरमीम से मुल्क से एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया है? कहाँ गई वो करप्शन की कहानियाँ, कहाँ गई मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तानें और कहाँ है बाहर ख़रीदी गई जायदादें? अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इमरान खान के दौर में होने वाला सारा एहतसाबी अमल गलत था, तो कौम को इतने सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए गए, या फिर पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ गया है? पार्लियामेंट में नैब कवानीन में की जाने वाली तरमीम के बाद नैब केसेस में बड़े मुल्ज़िमान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के केसेस के अलावा 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस भेज दिए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस चला गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन केसेस वापस हो गए हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला सरदार मेहताब अब्बासी और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर कानून बाबर अवान इसे एहतसाब का खात्मा करार दे रहे हैं। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। जो 6 तरामीम डाली गई हैं वो 2400 अरब रुपए जो खजाने से लूटे गए थे, 2400 अरब रुपए, उनको माफी मिल गई है। और उनमें मैंने कहा छोटा मुलजिम कोई नहीं, जो छोटे मुलजिम थे उनको वादा माफ गवाह बनाया गया था, जिस तरह मकसूद चपड़ासी था। पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कौम की तरफ से कि उन्होंने पूरा स्टैंड लिया आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे, और उन्होंने रास्ता रोके रखा जब तक आईनी तौर पे उनको इजाजत थी कि पाकिस्तान में नैब के कानून में तरामीम के नाम के ऊपर एहतसाब के इदारे का जनाजा निकाला गया है, उसको उन्होंने रोके रखा था। अब ऐसे लगता है जैसे मोबाइल की तरह पूरे सियासी सिस्टम को रीसेट किया जा रहा है, जैसे तमाम जो एप्लीकेशंस हैं जैसे पहले बंद हो जाती हैं फिर नए सिरे से खोली जाती हैं। जैसे इलेक्शन से पहले तमाम सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है, लेकिन अर्ली इलेक्शंस को लेकर डेडलॉक अपनी जगह पर है। पहले तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार नहीं थी और अब 13 जमातों का जो इत्तेहाद है ये लचक दिखाने को तैयार नहीं है। सदर पाकिस्तान इस वक्त सालिसी की ऑफर्स दे रहे हैं, बल्कि आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बड़ी मुलाकात के चर्चे भी ऐवान सदर के साथ जोड़े जा रहे हैं। इस मुलाकात की तस्दीक पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं, लेकिन इस खबर का रिबर्टल भी आया है। ये हकीकत है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का ही इख्तियार है, लेकिन इस वक्त इमरान खान और उनकी तहरीक इस हुकूमत को ही इम्पोर्टेड हुकूमत के तौर पर जानती है और मानती है, और यही बयानिया उन्होंने अपने कारकुनों को दे रखा है। फिर ऐसे में शहबाज शरीफ के हाथों होने वाली आर्मी चीफ की तैनाती भी मतनाज़े होती नजर आ रही है। तो फिर क्या नवंबर से पहले पूरे मैंडेट वाला वज़ीर आज़म आ जाएगा? तो ऐसा होना तो मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी आम इंतखाबात कराना शायद इदारों के लिए भी मुमकिन ना हो। तो फिर क्या मौजूदा आर्मी चीफ को ही मजीद कुछ देर यानी आम इंतखाबात तक एक्सटेंशन देना होगी, जो तजवीज़ इमरान खान साहब ने दी थी? इस पर बात हो चुकी है, जिस पर पहले इमरान खान का बयान आया, लेकिन एक दिन बाद वो एक्सटेंशन देने की बयान से पीछे हट गए। यानी इस वक्त तक हुकूमत नवंबर से पहले इलेक्शन कराती नज़र नहीं आती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कोर कमेटी के इजलास के बाद आज मीडिया से बात की, इंदिया दिया इस बात का कि अर्ली इलेक्शन की कॉल दें, वरना कारकुन तैयार रहें, सितंबर के महीने में ही फाइनल कॉल देंगे। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, देखिए। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें, और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी, और इंशाअल्लाह मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अब अगर अर्ली इलेक्शंस नहीं होते और नवंबर से पहले नया वज़ीर आज़म नहीं आता, तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार रखते हैं, और अगर नए वज़ीर आज़म ने ही नया आर्मी चीफ लगाना है तो उसके लिए वक्त की कमी की वजह से मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना होगी। अब इस इम्कान को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहकर रद्द कर दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती तो वज़ीर आज़म नवंबर में ही करेंगे, यानी नो एक्सटेंशन, नो कॉम्प्रोमाइज़ और नो प्रेशर।
अगरचे कि ये सियासी फैसला है, लेकिन पाक फौज के सरबराह के साथ सियासत को जोड़ना भी ये ठीक नहीं है। तो क्या ये एक नया डेडलॉक बनने जा रहा है? नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। शेख साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप जैसा मुदब्बर और सीजन सीनियर पॉलिटिशियन जो हमेशा इंतहाई नाजुक मामलात में भी बड़ी समझदारी की बातें करता है, धीमे अंदाज में रहता है, समझदारी के मशवरे भी देते हैं, यकीनन आप इमरान खान साहब को भी देते होंगे, लेकिन आप जैसे सियासतदान भी जब ये बातें करें कि एक तरफ तो मुफाहमत हो रही है, पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ साथ जब ये भी कह दें कि अगर ये सब कुछ ना हुआ, सड़कों पर जूडो कराटे होंगे, बगदाद की सड़कें होंगी, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, तो सर ये कोई फिर रियल पिक्चर सामने नहीं आ रही है कि एक तरफ मुफाहमत में पेशरफ्त हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह का लहजा, इसका मतलब कुछ कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे ये मुफाहमत की कोशिशें। सर मैं पुरुमीद हूँ मुफाहमत की पेशरफ्त से, लेकिन मुझे कौम को ये भी बताना है कि इमरान खान की दूसरी तरफ भी पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ भी उन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों को कहा कि भाई तैयारी रखो। सो मैं कौम को वो बात कहूँ जो इमरान खान नहीं कह रहा। मैंने कौम को ये कहा कि मुझे एक टनल के आखिर से एक बेहतर रोशनी दिखाई दे रही है। ये बुझ भी सकती है रोशनी, ये जल भी सकती है, और ये मैंने 15 अक्टूबर तक की तारीख दी है। इसमें फ़ैसला हो जाएगा, और इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि बात मुफाहमत की तरफ जाती है या मज़ाहमत की तरफ जाती है। मैं जूडो कराटे ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ने मेरे ज़हन में लफ्ज़ डाला है कि मुफाहमत या मज़ाहमत में से एक रास्ता जो है वो हो जाएगा, और मेरी दुआ है कि मुफाहमत का रास्ता हो। ये तो वही बात हुई ना जो मरीम नवाज कहती हैं। मरीम नवाज हमेशा कहती हैं मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो मज़ाहमत की तरफ जाएंगे तो मुफाहमत होगी। शेख साहब, वही बात है। नहीं, अभी तो हम नहीं जा रहे मज़ाहमत की तरफ, जब वो वक्त आया तो वो भी देख लेंगे। मैं आपको बिल्कुल कोर कमेटी के बाद की सूरत हाल के बाद इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, और मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस है अभी, और बैलेंस में अभी सारी चीज़ें जो हैं वो तशना, क्या कहते हैं उर्दू का लफ्ज़ है, कि पूरी मुकम्मल सूरत हाल तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन इन 15 दिनों में मैं फिर भी कुशन रख रहा हूँ कि अगले 15 दिनों तक तो मैंने कुशन रखा है, वरना इसी 2 हफ्तों में सियासी ऊंट किस करवट में बैठेगा ये फैसला हो जाएगा। शेख साहब, इसका मतलब आपको उम्मीद है, खान साहब को उतनी उम्मीद नहीं है कि पेशरफ्त हो सकती है? देखें, खान साहब ये बात नहीं कह सकते ना कि वो ज़रा, उनका बयानिया ज़रा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा हाई फ्लाई है, और उनके साथ आवाम का एक समंदर है। मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ, और मैं तो इनको समझाता हूँ कि भाई ये 70-72 वज़ीर बना दिए, आइनी तौर पर ये 49-50 से ज़्यादा नहीं बना सकते। अभी इंटरव्यू से पहले मैंने एक वकील से बात की है कि यार रिट तैयार कर, मैंने पेश होना है हाई कोर्ट के अंदर, कि ये एक तरफ सैलाब है, और ये जहाज़ में भी जाते हैं, तो बिलावल अलहदा जहाज़ में जाता है और शहबाज शरीफ अलहदा जहाज़ में जाते हैं। तुम इकट्ठे चले जाओ यार, खर्च बताओ, ये बचाओ, ये सैलाब फंड में दे दो। लेकिन ये सारी बातें इसलिए हो गई हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई है जी, इनकी छुट्टी हो गई है। वो लोग जो इनके साथ खड़े थे, जहां जहां भी खड़े थे, उनको ये बात दिन के उजाले की तरह दिखाई दे गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है, इन घोड़ों पे काठी डालने का फायदा नहीं है, इनको स्टड में वापस भेजो। ये सारी बातें आप उस पस मंजर में कह रहे हैं क्या जो चर्चे हो रहे हैं एक बड़ी मुलाकात के, जनरल बाजवा की मुलाकात, इमरान खान साहब की मुलाकात, आपके इल्म में है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है ऐवान सदर में? शेख साहब देखें, अगर मेरे इल्म में हो भी तो मैं इतना बच्चा नहीं है कि आपके सामने ऐसा इतराफ़ करूँगा। मैं जो बात कह रहा हूँ उस अक्लमंद लोगों से मैं हमेशा मुखातिब होता हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ, उसके लिए सारा पाकिस्तान भरा हुआ है। मैंने पहला बयान आपको ये दिया कि मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, 50 से ज़्यादा वज़ीर नहीं हो सकते, ये 70 वज़ीर हैं, और पहली या दूसरी हेयरिंग में 20 वज़ीर, 21 वज़ीरों के पास कोई महकमा नहीं है। मैं 92 चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं 21 वज़ीरों के हाई कोर्ट में नाम भी पेश कर दूंगा कि जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है,
वैसे ही बस कंपनी की मशहूरी के लिए वजीर है, झंडा लगा है और उनको ये नहीं पता कि इस झंडे के नीचे अवाम का एक डंडा भी है। मतलब कि सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कंपनी की मशहूरी में 80 भी है वहाँ। अच्छा, शेख साहब, जो इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले कामरान खान साहब को इंटरव्यू में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, जिस सेंस में वो बात कर रहे थे वो सबको समझ में तो आती है। वो कहते हैं कि तब तक इसको मौखर किया जाए जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो इस मूड में नज़र नहीं आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बात की, वो कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ही इख्तियार है, नवंबर में ही होगी, हम ही करेंगे, क्यों हम आप लोगों की बात माने? क्या वजह है आप लोगों के मुतालिबात हम माने? जितना मर्जी आप प्रेशराइज कर ले, इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, तायनाती, अहम जो तायनाती है आर्मी चीफ की नवंबर में, ये शहबाज शरीफ नहीं करनी है। देखें, ये सारी तायनातियां जिनसे इनकी लड़ाई हुई इन्होंने की थी। पाकिस्तान की तारीख में सब लोगों को इन्होंने ही अपॉइंट किया था और उन्हीं से इनकी इख्तिलाफ राय पैदा हो गए। सो मेरे नज़दीक एक तीसरा रास्ता निकल रहा है। मैं इत्तलात पर मबनी ये बात कर रहा हूं, वो आगे बंद गली है, ये रास्ता खुल जाता है। ये डिपेंड करता है 15 अक्टूबर तक ये फैसला हो जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद नवंबर भी सर पे ही होगा। लेकिन इनकी ख्वाहिशें खबरें नहीं बन सकती। असल जो मसला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इस मसले में एक पेश पे नहीं है। ये कल मैंने वैसे सवाल किया था कायरा साहब से, वो कहते हैं हमारे दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान तो डिस्कस भी नहीं हुई ये चीज़ कि आर्मी चीफ की तैनाती में कोई बात है, वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। कहते हैं शेख साहब की बातें हैं, शेख साहब जाने, उन्होंने बयान पता नहीं क्या सोच के दिया है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की पड़ गई आपस में। कायरा मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कायरा वो वाहिद आदमी है, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मैं आसफ जरदारी से मिला हूँ और मैंने उसे कहा, हालांकि राजा अशरफ साहब भी मेरे पिंडी के हैं, मैं पिंडी वाल हूँ और मेरे इलाके के हैं, और मैं एक ही दफ़ा आसफ जरदारी से मिला जिसमें मैंने उनको कहा कि कायरा को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। और इल्ताफ़ हुसैन का भी उस वक्त मुझे फ़ोन आया हुआ था कि आप जाके अफसोस करने जा रहे हैं। मैं उसके वालिद के अफसोस के लिए गया, एक ही दफ़ा ज़िंदगी में उससे मुलाकात हुई, लेकिन उसने इस तरह कहा। कायरा बहुत नाइस आदमी है। मैं 4 आदमियों की पीपल्स पार्टी में रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें कायरा भी शामिल है, उसमें चांडियो भी शामिल है, उसमें एतजाज़ एहसन भी शामिल है, उसमें खोसा भी शामिल है। 4 आदमी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया। शेख साहब, ये असल अहम तैनाती को लेकर दोनों तरफ से इतना कंसर्न क्यों शो किया जा रहा है? आप लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है, जाहिर है इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए मेरे कि ख्याल कर दे, उधर से भी किया जा रहा है, इंतखाबात से पहले हो जाए बाद में हो जाए। एक 4-5 नाम है, किसी एक ने सेलेक्ट होकर आना है, सीनियरिटी बेस पर आना है। तो इमरान खान ने जो बयान दिया वो कहता है कि मेरिट पे हो। देखें, वो ये कहता है जो भी हो मेरिट पे हो, तो इसमें तो बड़ी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरिट पे हो जो भी हो। नहीं तो अगर ये नवंबर में तैनाती हो जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ इसे मानेगी? नहीं, मुझे नहीं पता, इस वक्त मैं इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता कि मानेगी या नहीं मानेगी। ये आप तहरीक इंसाफ के किसी आदमी से पूछें। मैं तो इमरान खान की हद तक सियासत करता हूँ। सो इमरान खान ने सियासत के दरवाज़ों को खोला है और ताज़ा हवा के झोंके आ रहे हैं बानी गाला में। वो ताज़ा हवा के झोंके खुशगवार होते हैं या नाहमवार होते हैं, ये आपको 15 अक्टूबर तक की तारीख मैंने दी है। चलें, अगर 15 अक्टूबर तक अल्लाह करे मुल्क के हालात स्टेबल हो जाएं, लेकिन जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको पता है, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ आप देखें पैसे आ भी गए IMF से, डॉलर कहाँ पे जा रहा है। अगर वो मुफाहमती कोशिशें कामयाब नहीं होती, कौन से पैसे आ गए? हाँ? किसने पैसे दिए हैं इनको? कौन लाया है ये पैसे? कहां से लाए हैं ये पैसे? $1.6 अरब डॉलर की किस्त सर। इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे कि मेरे हल्के में दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है। हाँ। कल आपने टीवी सारे पे देखा कि ट्रक लूट लिया पेशावर में। मैं डर रहा हूं किसी दिन मेरे हल्के में बेकरी और सब्जी की दुकानों को भी लूट के ना ले जाएं लोग, करियाने की दुकानों को लूटना ना शुरू कर दें।
और ये आज मैंने कोर कमेटी में बात कही है इमरान खान साहब को कि जी मेरे अपने हल्के का मसला है कि 30,000 रुपया तनख्वाह है और बंदे की 19,000 और 21,000 रुपया बिल है। 4 आदमी मेरे पास आए हैं, 30,000 रुपया तनख्वाह है, 19,000, एक का तो 23,000 बिल है। कहां से दें? बच्चे की फीस दें, घर दें? ये सियासत का मलबा तो बम की तरह, सियासी बम गिर गया इन पे। जो गड़ा इन्होंने खोदा था इमरान खान के लिए, उसमें बड़ी खुश असलूबी से ये फिट आ गए। सही शेख साहब, यही तो मैं पूछने वाली थी आपसे कि इन सब हालात के बावजूद अगर अवाम सड़कों पर निकलते हैं इमरान खान की कॉल पर, जो आप कहते हैं जुडो कराटे होंगे, एक जाहिर है मुजामत होगी सड़कों पर। कल देखिए अभी ये फाइनल नहीं है कि कब निकलते हैं। इस वक्त तो छोड़ दिया था आप लोगों को, अब की बार छोड़ेंगे भी नहीं, निकल के तो देखें। कोई बात नहीं, हम तो 7-7 साल कैद हो गए थे एक अवारा कलाशन कोफों में। 1-1 साल कोर्ट मार्शल हो गया था हमारा। स्कूल में खत्म नबूवत में 2 दफा कैद हो गए थे। कोई मसला नहीं है। राना सनाउल्लाह को अपने मरकज की खैर मनानी चाहिए। 3 लाशें गई हैं एमक्यूएम के पास। हमारे दौर में कोई लाश नहीं गई एमक्यूएम के पास, और 3 लाशें गई हैं। वो एमक्यूएम जो कि उस इलाके की पॉपुलर पार्टी है, और उस इलाके में जहां का जनाजा था वहां लोगों ने नुक्ताचीनियां की हैं। ये इत्तेहाद खतरे में लग रहा है आपको? कल उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि अगर ऐसा होता रहा, हमारे ना सुना गया, तो क्या फायदा ऐसे इत्तेहाद में रहने का? मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि हर आदमी अपनी बुनियाद की तरफ जाता है। मैं अगर सियासत करता हूं तो मैं अपने हलके को देखता हूं। जो हलका, जब मैं काबीना में कहता था, करियाने के भाव बताता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि इन हालात में मैं हलके में गया तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और मैं हट गया और ये तोदा इनके ऊपर गुर गया पीडीए पे। पीडीएम क्या है? ये 13 जमातें हैं, और गैंग ऑफ 3 जो है, या 4 है, गैंग ऑफ 4। मैंने 3 कहा तो इमरान खान ने आज गैंग ऑफ 4 कहा इनको। मैंने कहा आप ठीक कहते हैं। शेख साहब, सैलाब का वक्त है, आप लोग अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है। वो कहते कैसे कराएं? सिंध में आगे भी कर सकते हैं। हाँ, कितना आगे? और बीबी सिंध में आगे भी कर सकते हैं 1-2 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी फरवरी में? जनवरी फरवरी में भी सिंध में कर सकते हैं। तो तब तक फिर ये एक्सटेंशन सिंध हो की जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। हुकूमत से बात, आप तो हर एक से बात करने के हामी होते हैं। देखिए, आप मुझसे वो सवाल पूछें, देखें मैं तो जो फैसला होगा मेरे लिए वो काबिल कबूल है। होती है, नहीं होती है, इन 5 में होती है, 6 में होती है। 4 आदमियों की तरक्कियां भी हो जानी है इसी महीने। वो उस दौड़ में तो शामिल नहीं। मेरा ये सवाल नहीं है और मेरा ये जवाब नहीं है कि एक्सटेंशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो कौन आ रहा है, ना मैं इस पे गौर करता हूं, ना ये मेरा सब्जेक्ट है। तो शेख साहब, मुफाहमत की कोशिशें सिर्फ उधर ही हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जिन्हें आप इम्पोर्टेड कहते हैं, कोई पसे पर्दा इनके साथ भी चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने एक बात की, वो कहते हैं कि सही जो इलेक्शन का वक्त है वो और अर्ली इलेक्शन, इनमें चंद महीनों का फ़र्क है। कुछ इधर करके, कुछ वक्त उधर करके, गिव एंड टेक से मुफाहमत अगर हो जाए तो बात बन सकती है। तो वो बात इधर भी हुकूमती लोगों के साथ भी आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं आप लोगों के? मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई हुकूमती इत्तेहाद के साथ भी सिर्फ एक मासूमाना सी शर्त से और मामूली सी शर्त से कि इलेक्शन की तारीख दें और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इंटरिम गवर्नमेंट की तारीख दें। इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप कितना हो सकता है? 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है ये। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ हूँ। हाँ जी, इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप है ये 3 महीने, कुछ लोग कह रहे हैं 3 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। मैं कुछ लोगों का जिम्मेदार नहीं हूं। हो तो सही ना पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा शेख साहब, ये जो नून लीग में गुड कॉप और बैड कॉप की एक सियासत चल रही है,
उधर से कोई मुआशी फैसले होते हैं शहबाज ग्रुप की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उधर से मरीम नवाज़ मैदान में आ जाती हैं और सब चीज़ों को कहती हैं कि भाई हम तो नहीं इसको मानते, मैं तो हुकूमत से नाराज़ हूँ, मैं कहूँगी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप अपनी सियासत को बचाने के लिए आप समझते हैं कि ये दोनों तरफ से खेला जा रहा है, या ये भी कोई एक सियासी आप कह दें खेल है कि एक तरफ से तो अवाम सुखी रहे ना, एक तरफ से तो अवाम खुश रहे ना कि नून लीग का वोट बैंक बरकरार रहे? देखिए, कोई वोट बरकरार नहीं, अवाम बहुत समझदार हो गए हैं। अवाम इन सियासतदानों से ज़्यादा चालाक और होशियार हो गए हैं, उनको सब कुछ समझ है। सुबह आटा लेने जाते हैं ना, तो आज ये बात मैं कोर कमेटी की दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा जब बंदा आटा लेने जाता है, बिजली का बिल जमा कराने जाता है, घी लेने जाता है, तो उसको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि गर्दिशी कर्जा कितना है और जनाब अली डॉलर 242 रुपए का है और कहत है और बरामदात में कमी हो गई है और कारखाने बंद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर वो खुद बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। वो बर्कले, हार्वर्ड और एसेक्स और सेसेक्स के इन इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो खुद आटा खरीदने जा रहा है। बिल्कुल सही शेख साहब, जब इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं ना, वो लोग भी समझते हैं, उन्हें भी अदराक है कि मुश्किल फैसलों से उन्हें अगले इलेक्शंस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाहिर है गली गली में जो है ना अवाम जो है वो इन पर तनकीद कर रहे हैं, इनको देखिए अगर मुश्किल फैसलों से IMF में कहते हैं कि नाक की लकीरें निकालने से अगर नाक बही नहीं और मुफ्ता के आंसू उसको बचा नहीं सके, कौम मर गई है। कान टांगों के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़े। आंसुओं से क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू, कि भाई ये कह रहे थे कि बड़े बड़े, अब मैं क्या आपसे अर्ज करूं, कह रहे थे कि बस 8 रुपया स्ट्रांग हो गया और ये हो गया। लेकिन शेख साहब आपको क्यों लगता है इसके बावजूद क्यों ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, जब उन्हें पता है कि अवाम उन्हें गालियां तक दे रहे हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो फिर क्यों लिंगर ऑन कर जाएंगे? बेवकूफ हैं, अकल के अंधे हैं, और शहबाज शरीफ को शौक है कंपनी की मशहूरी का, और वो करके देख ले, ये सारी चीजें इनके गले पड़ेंगी। लेकिन नवाज शरीफ तो खुश नहीं है। सुना यही है कि खुश नहीं है। 6 महीने तो लगा दिए सागडार को भेजते और खुद आते आते। अब मैं तो नहीं ना कि जिसने पासपोर्ट जारी करना है, आए 10 दिन के लिए जेल जाएं, जमानत कराएं, बाहर आ जाएं। लेकिन बुज़दिल आदमी 100 बार मरता है, बहादुर आदमी एक ही दफा मरता है। सही शेख साहब, नैब के कानून में जो तब्दीली के बाद बड़े बड़े मुल्जमान बड़े बड़े केसेस से बच गए, आप देख लें हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस वो वापस, शहबाज शरीफ के खिलाफ वापस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ वापस, इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वापस। मकसद तो पूरा हो गया। आप लोग यही बात कहते थे कि ये आए इसलिए रहे हैं। हम यही कहते थे और कह रहे हैं, लेकिन ये सारे केस बहाल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये पर्सनल केसेस हैं, 20 तारीख लगी हुई है या 28 लगी हुई है, ये सारे नैब के केसेस बहाल हो जाएंगे और 1 करोड़ इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं वोट का हक मिलेगा। ये जो एहतसाब अदालतों ने वापस किए हैं, आप कह रहे हैं ये सब केस दोबारा बहाल हो जाएंगे, तो जान नहीं छूटी इनकी, आप ये कह रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान गया हुआ है, ये केस बहाल होंगे। ये पर्सनल है, ठीक है, ये पर्सनल इन्होंने कानून बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवामी मुस्लिम सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, एक तरफ मुफाहमत की खबरें गर्दिश कर रही हैं, अभी शेख साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक को मुफाहमत कोई रास्ता निकल आए, नहीं तो सड़कों पर जो है वो जूडो कराटे भी होंगे, बगदाद की सड़कें भी ये बनेंगी। तो इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? आपको क्या लगता है
जिस पसे पर्दा मुलाकात की बात चल रही है, जनरल बाजवा की मुलाकात और इमरान खान साहब की मुलाकात, इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं आई जिसकी वजह से एक बार फिर इंदिया दिया जा रहा है सड़कों पर आने का? नहीं, देखिए, इस्लामाबाद इन दिनों बड़ी अफवाहों की जद में है। खबर तो हमारे यहाँ कोई भी खबर नहीं होती, आखिरी लम्हे पे खबर बनती है, लेकिन अफवाहें बड़ी हैं। एक तरफ बिलाशुबा इमरान खान साहब इस वक्त उन्होंने अमेरिका से भी इंगेजमेंट शुरू की हुई है और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से भी इंगेजमेंट है और वो शुरू हुई है। लेकिन क्या इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट इसका हम फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि माई वे वरना हाई वे, मतलब ये है कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लगाया हुआ वो भी कबूल नहीं, किसी का लगाया हुआ आर्मी चीफ कबूल नहीं, उनको ये वज़ीर आज़म कबूल नहीं, उनको ये पार्लियामेंट कबूल नहीं, उनको मीडिया से भी दुख है, उनको अमेरिका भी उनको रजीम चेंज में शामिल नज़र आता है। तो अब एक अच्छी बात है, सेंस प्रिवेल कर रही है, क्योंकि हमारे मसाइल इस वक्त नहीं है। हमारा मुआशी तबाही और सैलाबी तबाही, ये दो तबाहियाँ हैं जो हमारे इस वक्त हमें दरपेश हैं। डॉलर मार्केट में मिल नहीं रहे और बाहर से कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा, ये इस वक्त प्रॉब्लम। और एक हर छठा आदमी सैलाब में डूबा हुआ है। तो इस वक्त लड़ाई कम होनी चाहिए, तकसीम कम होनी चाहिए, नफरत कम होनी चाहिए। लेकिन है क्या, अगर पीडीएम को देखें तो उनका तो आपको क्लियर पता चलता है कि उनके एजेंडा था, 3 एजेंडे थे। नंबर 1 था आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, वो उन्होंने कर लिया, नैब का सवार सत्यानाश कर दिया और रमज़ान शुगर मिल वापस ख़त्म आलमोस्ट हो गया, और उसके बाद किडनी हेल्थ सलीम मांडवी वाला का ख़त्म हो गया और राजा परवेज़ अशरफ की, और इसी तरह लाइन में लगे हुए हैं। और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सारे केसेस सिंध चले गए, मतलब इनडायरेक्टरी, अब उनको क्या कहेंगे ये आप बेहतर समझ सकती हैं। दूसरा था इलेक्शन तरामीम, ईवीएम से जान छुड़ाना, वो उन्होंने कर ली। तीसरा है नवंबर की तकर्री, आर्मी चीफ की तकर्री। अब इमरान खान साहब के लबो लहजे से जिस तरह वो गरज बरस रहे, जिस तरह उन्होंने प्रेशर डाला, उससे भी लगता है कि इमरान खान साहब कोई अपने उनके भी माइंड में था कि मैं फ़लाँ को आर्मी चीफ लगाऊंगा। और जिस तरह ये पीडीएम वाले आए, इनके ज़हन में भी इनका भी साफ पता चलता है कि वो भी ये नवंबर की तकर्री करने के लिए आए थे। तो अब नवंबर की तकर्री है, इलेक्शन इस वक्त हो नहीं सकते क्योंकि सैलाब है, मुआशी तबाही है। नवंबर की तकर्री होगी, उसके बाद क्या पीडीएम खुद कंटिन्यू करना चाहेगी? मुझे नहीं लगता, मुझे इस वजह से नहीं लगता क्योंकि बिलाशुबा के पीडीएम क्यों है। नवंबर की तकर्री चले मान लिया अगर नवाज लीग ने खुद करनी है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने करनी है, तो पहले भी तो 5-6 तैनातियाँ करके इनके साथ जो कुछ हुआ किसी के साथ बनी नहीं, सबके सामने है वो हालात, किसी से ढके छुपे नहीं है। अब भी ये कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इमरान खान साहब को इतना कंसर्न वो क्यों शो कर रहे हैं कि अगर इनका आर्मी चीफ आ जाएगा तो वो जो है ना वो मतनाज़े बना देंगे? ये इतना कंसर्न दोनों तरफ से क्यों शो किया जा रहा है? आपने वैसे बड़ा अच्छा एक जुमला बोला कि मैं उसी जुमले को कंटिन्यू करते हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब को वो बुलाएं, बुला के एक हुकूमत दें और उनको कहें ये ले हुकूमत और नवंबर की तकर्री कर लें। क्योंकि भुट्टो साहब ने भी नवंबर की एक तकर्री की थी, नीचे से लाए थे ज़िया-उल-हक साहब, और नवाज शरीफ साहब की तो किसी से नहीं बनी, लेकिन वो भी मुशर्रफ साहब को लाए थे और फिर मुशर्रफ साहब को हटा के ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाना चाहता। तो वो जो सारा सामने है, सब के सामने क्या हुआ वो हिस्ट्री है। और पीडीएम को भी शौक पूरा कर लेना चाहिए, वो कोई किसी से सीखता नहीं, कर लेना चाहिए। लेकिन आप इससे इसको दूसरे एंगल से देखें ना, सारी सिविलियन बालादस्ती, सारी जमहूरियत, सारा मुल्क, सारी ये जो 5% का एलीट जफ्फा है, ये सारे का सारा नवंबर तकर्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप अंदाजा करें कि इससे इनकी हालत देखें, इनका क्या हालत है। तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है, वो भी इसी के गिर्द घूम रही है। भट्टी साहब, कौन तहरीक इंसाफ, जो कामरान खान साहब के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि आप जो है तब तक मौखर कर देना ये तैनाती जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते, नया वजीर आजम आए, चाहे इनका आए चाहे मैं बनता हूं, फिर कर लेंगे। नहीं, मैं आपने फिक्रा नहीं, मैंने आपने गालिबन सुना, मैंने कहा 5% एलीट, उसमें तरीके इंसाफ भी है। मैंने कहा पूरी जमहूरियत, उस जो नाम नेहाद है उसमें तरीके इंसाफ भी है। मैंने कहा पूरी सिविलियन बालादस्ती उसमें तरीके इंसाफ भी है। मैंने कहा पूरा मुल्क उसमें ज़ाहिर है तरीके इंसाफ भी है, कोई अलहदा तो नहीं है ना। तो ये सारे के सारे कि सारों की पहले भी मैंने बात की, सारों के सारों का ये हाल है।
लेकिन अब रोला क्या है? रोला क्या है? रोला ये है कि इमरान खान साहब के जो 3 साल 7 माह 25 दिनों के इन्होंने 5 महीने में गुनाह बख्शवा दिए। मैं और आप लगे होते थे हर वक्त, अब महंगाई इमरान खान ने कर ली, और बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस। वैसे इधर मुझे याद आया कि इमरान खान साहब मेरिट पे चाहते हैं आर्मी चीफ। जब मैं इमरान खान साहब का मेरिट देखता हूँ तो मुझे साईं उस्मान बुज़दार नज़र आता है, महमूद खान नज़र आता है, और आज़ाद कश्मीर में इलियास तनवीर या तनवीर इलियास नज़र आता है। तो अल्लाह इस मेरिट से बचाए। अच्छा, तो हम वो करते थे कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, फलाना फलाना फलाना। तो अब क्या हुआ? यानी अब देखें कि इन्होंने आके अब इमरान खान मुझे बसिया लगने लग गया। यार वो तो ठीक काम कर रहा था, वो तो कमाल काम कर रहा था। आप देखें कि जीडीपी ग्रोथ जो 5 या 6 या 4% से 2.3% पे आ गई। मान लीजिए शाजिया कि 4 मरतबा पीपल्स पार्टी, 4 मरतबा मुस्लिम लीग वाले इन्होंने हुकूमतें की हैं, सारा तजर्बा शामिल है, मौलाना साहब समेत, इमरान खान के अलावा सब हुकूमत में है। लेकिन इस 27 किलोमीटर की हुकूमत का हाल देखें कि जीडीपी 6 से 2.3 पे आ गई, डॉलर 182 से 238 रुपए डॉलर मिल नहीं रहे मार्केट में, महंगाई 12.7% से 27 पे चली गई, ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से 8.8 या 8.6 अरब डॉलर पे आ गया, पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर से 236 रुपए पे चला गया, बिजली 16 रुपए फी यूनिट से 36 रुपए फी यूनिट, और क्रेडिट रेटिंग जो हमारी आउटलुक जो था वो स्टेबल था, पॉजिटिव था, वो मनफी हो गया। अब बाहर इस हुकूमत को तुर्की गए 0, चीन गए 0, यूएई गए 0, और सऊदी अरब गए 0, बाहर जाके 0। कुछ इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप सऊदी अरब ने पैसे रखवाए आर्मी चीफ के कहने पे, यूएई ने पैसे रखवाए आर्मी चीफ के कहने बिल्कुल। IMF का जो डील फाइनल होने उस वक्त भी नायब अमेरिकी वजीर खारजा को आर्मी चीफ ने फोन किया। कतर की डील गैस की हुई, आर्मी चीफ वहां मौजूद थे। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ भी जाती है, अगले 2-3 साल यही सुनना पड़ेगा कि पिछले जो करके गए हैं हम उसको तो ठीक कर लें, आवाम को रिलीफ देना तो बात की बात है, फिर हम लोग उस पर तनकीद करेंगे कि भाई आपको आवाम क्यों लेकर आए हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे भी और सारों से। अगर तहरीक इंसाफ डिजास्टर था तो इनको ये आ गए, तो अब क्या ये उससे बड़ा डिजास्टर साबित नहीं हुए? तो अब इनको क्यों ये जो बातें सुनी जा रही है, अब इनको करने दें, 1 साल और करने दें, इनका भी एंड रिजल्ट देख लें। और अगर तरीके इंसाफ को वापस लाना है, मेरा मतलब है, जो इस वक्त अफवाहें गर्म है, या जो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं इमरान खान की वापसी का सफर शुरू हो गया है, तो फिर इनको क्यों लाया गया? ये एडवेंचर क्यों किया गया? एक को पूरा करने देना। 10 सीटें नहीं बन रही थी जब इमरान खान साहब अपनी आखिरी दिनों में थे हुकूमत के, हम कहते थे टिकटें कोई नहीं लेने वाला होगा तरीके इंसाफ का। तो ये सारा क्यों किया गया एडवेंचर? और अगर ये वो हुआ, वो हो गया, तो अब इनको क्यों, इनको पूरा करें। बात बेसिकली ये है, आप अंदर की खबरें ये हैं इन पार्टियों की कि वो नहीं कर पा रहे। उनका मसला इस वक्त नवंबर तक कर रही, और उनका मसला है कि इस कारकर्दगी, इस परफॉर्मेंस के साथ हम आवाम में जाएंगे क्या? इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पे पहुंचे हुए, हमारा वो क्या असर करेगा? सिर्फ बात ये, वरना ये एक दिन हुकूमत नहीं चाहते इस वक्त। क्यों? क्योंकि मसाइल इनको कंट्रोल नहीं हो रहे, चीजें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। मरियम नवाज देखे ना, उधर से कोई महंगाई होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, मरियम नवाज तनकीद शुरू कर देती हैं। वो अब पता नहीं है मुस्लिम लीग नून में जो है वो गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं। उधर से नवाज शरीफ साहब इनसे नाराज़ हैं, डार साहब नाराज़ हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब रोना शुरू कर देते हैं। तो समझ नहीं आ रही इनकी तो आपस में नहीं बन रही है। नहीं, ये भी एक बड़ा आप इसको एट द एंड ऑफ द डे देखें कि मरियम नवाज कामयाब होती हैं तो कौन कामयाब होगा? हाउस ऑफ शरीफ। शहबाज शरीफ साहब कामयाब होते हैं तो कौन कामयाब होगा? हाउस ऑफ शरीफ। नवाज शरीफ साहब की सुनी जाती है तो कौन कामयाब होगा? हाउस ऑफ शरीफ। हमजा प्रिवेल करता है तो कौन कामयाब होगा? हाउस ऑफ शरीफ। बिलावल, अगर बिलावल की बात में कहते हैं हम वाह वाह करते हैं तो क्या होगा? पीपल्स पार्टी को फायदा। जरदारी साहब कहते हैं हम एक जरदारी सबसे यारी है, सबसे पे भारी, तो कौन किसको फायदा होगा? पीपल्स पार्टी को। तो इनको छोड़ें, ये नाटक पुराने हो गए, अब इनसे नफरत होने लग गई है, चिढ़ आने लग गई है ऐसी बातों से। मरियम नवाज साहबा, काबिल एहतराम मरियम नवाज साहबा से ये सिर्फ ये कहना है कि आपने हमें बताया था हमारे पास सारे मसाइल का हल है, वो किधर है हल?
आपने बताया था डॉलर भी नीचे आ जाएगा, वो क्यों नहीं आ रहा? आपने बताया था गैस सस्ती मिलेगी, वो क्यों नहीं मिल रही? आपने कहा था बिजली की कीमतें कम करेंगे, वो क्यों नहीं हो पा रहे? आपने कहा था हम महंगाई बात कर रहे थे। जरा अलहदा रखें। वो कहती थी मैं तो चाहती थी ये गन का टोकरा ना उठाया जाए। वो तो सब कहते हैं नवाज शरीफ साहब नहीं, प्लीज ना करें ये। मैं आप इस लॉलीपॉप को आगे बांटे, मैं इस ये ग्रीन टी पड़ी है, मैं यही पीऊंगा। ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। आप चाचा जान हुकूमत में हैं, और जो हम एक एवन फील्ड वाला बाबा था जो कहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार टीम है, वो किधर है तजर्बा? उसका एक नायब बाबा था इसहाक डार जो कहता था मैं IMF में आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, वो किधर है? बात यह है कि चाहते नहीं थे, क्या नहीं चाहते थे वो छोड़ें। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ ना चाहते तो कुछ इन पत्ता नहीं हिल सकता। कैसी बात करती हैं? चाहते, क्योंकि चाहते थे। किस लिए चाहते थे? मुस्लिम लीग ने खुद बताया कि हमने आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, हम नैब खत्म करना चाहते थे, इमरान जैसे से जान छुड़ाना चाहिए, इन्होंने हमें अंदर कर देना था। ये चाहते थे, ये आना चाहते थे। आकर इनके बकौल मिफ्ता इस्माइल हमें अंदाजा ही नहीं था कितने मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। आकर इनको बजानी पड़ गई और इनको कोई यकीन किसी को नहीं। चले अभी अर्ली इलेक्शंस की कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? एक मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। एक बात सुन लीजिए शाजिया, एक बात सुन लीजिए। हमारी तारीख भी बताती है पाकिस्तान की, और ये इस सियासत की भी तारीख बताती है। इनको अंदाजा ही नहीं था कि अपने बोझ पे खुद गिरता हुआ इमरान खान इतना मकबूल हो जाएगा कि हमें कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। दहशत गर्द बना दिया, सारे केसों में उलझा दिया, मजहब पे उसमें फतवे लगा दिए, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये है असल प्रॉब्लम। और इनका बयानिया दफन हो गया, खुद दफन इन्होंने किया है, दुआ पड़ी है ऊपर और मिट्टी डाली है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अर्ली इलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? अब जाहिर है नवंबर से पहले बीच में 1 महीना रह गया, उसमें तो नहीं हो सकते। बहुत अफवाहें हैं। ये अफवाहें हैं कि इस साल तो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। हाँ। सैलाब है, जो 8-9 हलकों में इलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो पूरे इलेक्शन कैसे होंगे? लेकिन बहुत अफवाहें हैं कि अगले साल अगले साल में अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये आखिर फरवरी मार्च ये डेट्स आ रही हैं, ये महीने बताए जा रहे हैं। हाँ, ये अफवाहें हैं कि हो जाएंगे, मगर अभी तक कोई मुकम्मल चीज़ नहीं। जो इधर फार्मूलों की बात सुनी जा रही है उसमें कोई फार्मूला ऐसा सामने नहीं आया कि फरवरी मार्च में होंगे या मुद्दत पूरी पे होंगे, या बकौल मौलाना फजल रहमान तो हमें भी 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। हम भी तुम में भी तैयार थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। डॉलर नीचे नहीं आ रहा है, इसकी कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF की किस्त भी मिल गई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद की सूरत में भी डॉलर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ गए, मगर किसी तौर पर भी रुपए की कदर में बेहतरी नहीं आ पा रही है। दावे तो ये थे कि बस IMF मान जाए, IMF से पैसे मिल जाएं, फिर दोस्त ममालिक से भी कर्जे आ जाएंगे, लेकिन कोई दिलासा, कोई तसल्ली, कोई IMF की किस्त, कोई कुछ काम ही नहीं आ रहा है। IMF के अलावा कहीं से कुछ मिला भी नहीं। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने इंदिया दिया है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा होगा और ये कीमतें $140 फी बैरल तक जा सकती हैं। नतीजतन महंगाई की शरह में भी इजाफा होता चला जाएगा। तेल और गैस महंगी होने की वजह से दुनिया भर की जो इंडस्ट्री है ये भी मुतासिर होगी। आलमी मौशी सूरत हाल के पेश नज़र जनूब एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में आइंदा चंद महीनों में मौशी मंडियाँ दबाव का शिकार होती हुई नज़र आएंगी और ये गालिब इम्कान है कि शरह सूद में इजाफा होगा, करेंसी की वैल्यू कम होगी, महंगाई का तूफान आएगा। वर्ल्ड बैंक ने जो खदशा जाहिर किया है इसके जो वाज़ेह इम्कानात अब रोशन हो रहे हैं। इसी हफ्ते रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 8 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि आटा जो कि खाने पीने की अशिया में सबसे बुनियादी जुज़ है वो फ़ी किलो 135 रुपये में मिलने लगा है। और माहिरीन मईशत तो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क में आटे का बहरान जन्म ले सकता है। गुज़श्ता रोज़ इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट सामने आई है
इसके मुताबिक मुल्क में महंगाई निस्बतन कम हुई है, मगर कमी की शरह इतनी ज़्यादा नहीं है कि आवाम को रिलीफ मिल सके। सब्जी से लेकर दाल, घी, चीनी और चावल सब कुछ मिडिल क्लास जो तबका है इसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 40.58% तक पहुँच चुकी है, जबकि जब तक डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक मुल्क में महंगाई कम होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि डॉलर अभी ऊपर और जाएगा। कितना ऊपर जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो है ये फिर से मुतहरिक हो जाते हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो खुदा न खास्ता IMF और वर्ल्ड बैंक का हमारे मुल्क के मौशी हालात से मुतालिक अंदेशे जो हैं क्या ये दुरुस्त साबित हो सकते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मौशियात, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत ही अलार्मिंग इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। आपको पता है IMF भी कह चुका है कि अगले साल भी महंगाई इसी शरह से रहेगी और हो सकता है कि जो है ना वो अवाम जो है वो सड़कों पर ना आ जाए। ज़ाहिर है लोग इतनी महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक चीज़ समझने से भी समझ में नहीं आ रही है, जो हमें बताया जा रहा था कि डॉलर संभल जाएगा, रुपए की जो कदर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, IMF से पैसे मिलने दें, IMF देगा तो बाकी ममालिक से भी हमें पैसे मिल जाएंगे। अब IMF से भी पैसे आ रहे हैं, आपको पता है सैलाब ज़दगान की मदद से भी के हवाले से भी जो इमदाद बाहर से आ रही है, डॉलर्स मिल रहे हैं। उसके बावजूद हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यू क्यों हो रहा है? जी, सब जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि रुपया डीवैल्यू क्यों हो रहा है। देखिए, जब हम रुपए और डॉलर की बात करते हैं तो एसेंशियली पाकिस्तान के अंदर दो डिफरेंट मार्केट्स हैं। एक ओपन मार्केट है जिसमें आप, मैं, बाकी पाकिस्तानी जाते हैं मनी चेंजर के पास, कोई $100 लेने जाता है, कोई बेचने जाता है। वो छोटी मार्केट है, कोई 20-25 मिलियन डॉलर की रोजाना की मार्केट है। उसमें भी रुपया गिरता चला जा रहा है। और इंटरबैंक जो बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें इंपोर्टर आते हैं डॉलर खरीदने के लिए, एक्सपोर्टर जाते हैं अपने डॉलर बेचने के लिए, लेकिन दोनों मार्केट्स में जो वजह है रुपए की गिरने की वो जरा सी फर्क है। ओपन मार्केट में ये हो रहा है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में जो डिफरेंस नजर आने लगा वो कोई 12-13 कभी 14 रुपए पे भी पहुंच जाता है, जो तारीखी तौर पे 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो ये तो इस चीज की निशानदेही है कि ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। या तो अफगानिस्तान जा रहा है, मैंने देखा है कि ईरान से सब्जियां आ रही हैं, ईरानी प्याज पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है, मुमकिन है कि डॉलर ईरान भी जा रहा हो। तो स्मगलिंग जो है वो तो आने की वजह ये है ना कि यहाँ पर आपको पता है सैलाब की वजह से ये सारी सब्जियां जो हैं ज़ाहिर है फसलें ख़राब हो गई हैं, जो फसल कटने भी वाली थी वो भी ख़राब हो गई है, प्याज, टमाटर। तो ये चीज़ें तो चले मान लिया कि ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं तो पैसा जो है ना वो बाहर जा रहा है। तो डॉलर जो है वो जिसको हम कहते हैं बीइंग सक्ड आउट, वो ओपन मार्केट से फिजिकल डॉलर जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है, वो ईरान जा रहा है। और जब डॉलर चला जाएगा तो फिर जाहिर बात है कि डॉलर की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगी। एक और वजह ये बताई जाती है कि जो दुबई जा रहे हैं पाकिस्तान से पैसेंजर्स, उनके लिए दुबई हुकूमत ने लाजिम कर दिया है कि वो 5,000 दिरहम साथ लेके आएँ। अब अगर 21 फ्लाइटें रोजाना की जा रही हैं, आप अंदाजा कीजिए हर फ्लाइट में 200-250 पाकिस्तानी पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो आप समझिए कि लाखों दिरहम या डॉलर जो हैं वो पैसेंजर साथ लेके जाएंगे, तो डॉलर्स की मजीद कमी आती है ओपन मार्केट के अंदर। अब असल मसला जो है, जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक मार्केट है, जिसमें आप समझिए कि कोई $350 रोजाना की वो मार्केट है जिसमें डॉलर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। उसमें जो फुकदान है वो बड़ा संगीन है। इसको हम वो इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच, यानी कि एक बहुत ही संगीन खतरनाक किस्म का डॉलर का फुकदान है। और उसकी वजह एक तो ये है कि इंपोर्टर्स जो आते हैं डॉलर खरीदने के लिए उनको चाहिए $80 बिलियन, क्योंकि हमारी इंपोर्ट जो है वो 80 बिलियन के करीब पहुंच रही हैं। और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो अपना डॉलर बेचते हैं उनके पास सिर्फ 30-31 अरब डॉलर है। जैसे आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स अगर आप देखिए आज तो वो $8 बिलियन के लगभग हैं, जिसका मतलब ये है कि 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं है। तो
तो 5-6 हफ्ते का अगर तो क्या import फिर कभी- इस तरह के फैसले हो सकते हैं कि आप कुछ अरसे के लिए अपनी इंपोर्ट्स को बंद कर दें? देखिए, ये तरीकाकार जो आपने बताया, ये मैंने देखा है कि पिछले 25-30 साल में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हर हुकूमत यही करने की कोशिश करती है और नतीजा नहीं निकल पाता। तो आइंस्टाइन कहा करता था कि आप एक ही तजुर्बे को अगर दोबारा दोबारा दोहराते रहें और आपकी तवक्को ये हो कि नतीजा फर्क निकलेगा, तो आइंस्टाइन की जुबान में ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है। ये भी यही कोशिश कर रही है कि शायद हम इम्पोर्ट कट करके जो है वो अपना मामला दुरुस्त कर लेंगे, और वो नहीं हो पा रहा। इम्पोर्ट्स बंद भी की गई, फिर खोली गई, लेकिन आपने फिर भी देखा कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो खसारा है, हमारा तजारती खसारा, वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इस वक्त तो जो इमीडिएट सोल्यूशन है, मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर उसमें क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको? जी, उसके अंदर आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे बड़े सख्त किस्म के एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें हमारा बहुत बड़ा जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर है, जहाँ पे पावर सेक्टर बहुत बड़ा है, जहाँ पे बेतहाशा जो इम्पोर्टेड फ्यूल है, ईंधन जो हम बाहर से ला रहे हैं वो ज़ाया हो रहा है। उसको कम किस तरह करना है, उसको कंजर्वेशन मेजर्स किस तरह लिए जा सकते हैं। तो किसी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि देयर विल बी अ टाइम नॉट इन द टू डिस्टेंट फ्यूचर जब उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, IMF भी कह रहा है पाकिस्तान में माशी हालात ख़राब होंगे, और जो तेल की कीमतों में इजाफा होना है इसकी वजह बताई जा रही है रशिया और जो यूक्रेन की जंग है और चाइना की वजह से। तो जाहिर है फिर इससे जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। हमारे यहाँ तो एक ही फार्मूला है महंगाई का, तेल की कीमतें बढ़ा दें तो उसी रात से जो है वो आपकी हर चीज़ जो है ना वो महंगी होना शुरू हो जाती है। तो ये महंगाई का सैलाब कितना ख़तरनाक हो सकता है? अब देखिए, पाकिस्तान दुनिया के मालियाती निज़ाम का हिस्सा है। हाँ। जो दुनिया को दो बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही हैं दुनिया भर में, पहली महंगाई की है और दूसरी वो यूक्रेन के और रशिया के दरमियान जो जंग चल रही है। आप सोचिए कि बरतानिया जैसे मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में तकरीबन 41 साल का रिकॉर्ड जो टूटा है, और पाकिस्तान के अंदर 47 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 47 ईयर्स अगो हम 25% पे कहीं पहुंचे थे, और अब हमने उसका रिकॉर्ड तोड़ के हम कहीं 27% पे पहुंचे हैं। तो दुनिया के दो इश्यूज हैं, यूक्रेन की जंग और महंगाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान के वो इश्यूज, तो महंगाई वाला इशू भी है, लेकिन दो इश्यूज उसके इजाफी सामने आ गए। एक तो सैलाब वाला इशू है जिसके नतीजे में दोबारा से मजीद महंगाई होती है, और एक ये सियासी गैर यकीनी की जो फजा है, यानी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसी महीने के अंदर इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, या लॉन्ग मार्च का एक ऑर्डर जारी करने वाला हूँ, एक अपील जारी करने वाला हूँ। तो वो माशी जो सिचुएशन है उसको मजीद ख़राब करती। तो हमारे यहाँ सियासी गैर यकीनी है, फिर ये सैलाब आ गया है, और जो महंगाई का हिस्सा है वो तो पूरी दुनिया में महंगाई का। तो डॉक्टर साहब, खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट का खतरा अभी भी है? पिछले 75 साल की अगर आप माशी तारीख देखें तो आपको कोई भी ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जो IMF के पैकेज का हिस्सा हो और वो डिफॉल्ट में चला जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो डिफॉल्ट का खतरा था हमें अप्रैल या मई के महीने में, उस खतरे से हम निकल चुके हैं। जो IMF के पैकेज का हम हिस्सा बन गए हैं, तो डिफॉल्ट का खतरा शायद टल गया है, अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना भी हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर सलीम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।